नमस्कार। आजकल मुंबई महानगर की कानून व्यवस्था सेना के हाथों में है। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन भारतीय सेना के हाथों में नहीं है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हाथों में है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसे महाराष्ट्र का निर्माण करना चाहती है जहां पर गैर मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप हिंदी बोलते हो या कोई अन्य भाषा बोलते हो तो आपको महाराष्ट्र या मुंबई में फिर कोई जगह नहीं मिलेगी, आप वहां रह नहीं सकते। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप बॉलीवुड से हो, बड़े उद्योगपति हो, रईस हो, आपका बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो आपको फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से रहिए, आराम से काम करिए। लेकिन अगर आप कहीं रेडी वाले हो, पटरी वाले हो, खोमचे वाले हो, ऑटो वाले हो, और अगर आपको मराठी बोलनी नहीं आती, तब आप मराठी अस्मिता के लिए खतरा हो। फिर आपको मुंबई में रहने की कोई जगह नहीं है। अब भरोसा ना हो तो देख लीजिए। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें शाहरुख खान साहब मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के सामने कहते हैं कि साहब मुझसे मराठी बोलनी नहीं आती। तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेना के सैनिक शाहरुख खान के बंगले के सामने जाकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते। शाहरुख खान को पकड़कर ये नहीं पीट सकते क्योंकि इनकी औकात नहीं है। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड मुंबई में है। और कितने लोगों को मराठी बोलनी आती है और कितना मराठी में वहां पर काम होता है। वहां पर तो पूरा काम या तो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। लेकिन आपने कभी देखा कि मनसे या शिवसेना के सैनिकों के अंदर इतना दम है कि जाकर वहां बोल दे कि इंडस्ट्री यहां से हटा लो? बोल ही नहीं सकते साहब, क्योंकि आप यूट्यूब में जाकर के देखिए, कई वीडियोज मिल जाएंगे कि राज ठाकरे साहब शाहरुख खान साहब के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ, आमिर खान साहब के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। ये मराठी अस्मिता का ढिढोरा तो सिर्फ गरीब लोगों को पीट कर ही बजाया जा सकता है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि इन गरीब लोगों के पास, इन ऑटो वालों के पास, इन रेडी वालों के पास, इन पटरी वालों के पास ना तो बेचारों के पास पैसा है, ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे? तो अच्छा है कि इनको मारो, पीटो, रील बनाओ, इनसे माफी मंगवाओ, इनके वीडियोस को वायरल करो। और उससे भी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी दावा करते हैं कि अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको मराठी बोलनी आनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों है साहब? क्योंकि उनको भी मराठी वोट बैंक तो चाहिए ना। और गैर मराठी स्पीकिंग लोग लिख करके ले लो, आपके साथ ये अत्याचार होता रहेगा जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं कि साहब आप दूसरे दूसरे राज्यों से हमारे हिंदी स्पीकिंग राज्यों में आते हैं, हमारे भाग्य विधाता बनते हैं, चुनाव जीतते हैं और प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप हमारे लिए एक आवाज नहीं उठाते हो? मुझे आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री महोदय जो खुद बनारस से चुनाव जीत करके जाते हैं, एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने अगर एक ट्वीट कर दिया कि दूसरी भाषा बोलने वालों के खिलाफ अगर कोई भी अत्याचार किसी भी राज्य में हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की जा सके। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि आजादी से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हिंदी स्पीकिंग क्षेत्रों से हुए, लेकिन आज भी हमारे युवाओं को महाराष्ट्र जाना पड़ता है, तमिलनाडु जाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार के ऑप्शन नहीं है। अगर रोजगार के ऑप्शन होते तो एक आदमी अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके ऑटो रिक्शा चलाने मुंबई जा रहा होता साहब, और वो बेचारा हर चुनाव में मुंबई से आता है आपको वोट देने के लिए। लेकिन जब वो मुंबई में जाकर के पिटता है, तमिलनाडु में जाकर के पिटता है, तो आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। आप अपने नेताओं से पूछते क्यों नहीं हो कि साहब वोट तो हमने आपको दिया है, चुनाव हमने आपको यहां पर जितवाया है, आखिर हमें नौकरी के लिए वहां क्यों जाना पड़ रहा है? वहां हम जाकर कोई आईएएस तो नहीं बने हैं ना, वहां हम हमाली करने जा रहे हैं, वहां हम वेटर्स का काम करते हैं, वहां हम स्टेशनों में बड़ा पाव बेचते हैं। और उसका असर क्या हुआ है साहब कि एक मराठी परिवार पिज्जा मंगवाता है और पिज्जा वाले को बोलता है कि तुम मराठी में बोलो तब तुम्हें पैसे देंगे। बोलता है मुझे मराठी बोलनी नहीं आती, तो बोलते हैं हम पैसा नहीं देंगे। जब वो लड़का वीडियो बनाता है तब मराठी अस्मिता का सवाल बना दिया जाता है, उस लड़के को बुलाया जाता है, उससे मारपीट की जाती है, उससे माफी मंगवाई जाती है, उससे जबरन कहलवाया जाता है कि साहब मैडम तो बहुत अच्छी है, पूरे पैसे दे दिए। आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, 4-6 लोग 10 लोग घेर करके बैठते हैं, एक लड़के को थप्पड़ मारते हैं, दूसरे लड़के को थप्पड़ मारते हैं, पैर पकड़ता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, लेकिन इनको कुछ। अब मेरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिव सैनिकों से एक दो प्रश्न है। जब 26/11 का हमला हुआ था तो कौन सी सेना लड़ने गई थी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लड़ने गई थी या शिवसेना लड़ने गई थी, या फिर भारतीय सेना लड़ने गई थी? और अगर भारतीय सेना लड़ने गई थी तो शिवसेना के शिव सैनिकों ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि साहब हमें भारतीय सेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो एमपी के भी होंगे, यूपी के भी होंगे, बिहार के भी होंगे, इनको तो मराठी बोलनी ही नहीं आती। ये कैसे मुंबई में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे? मुंबई तो हम मराठियों की है ना, मराठी स्पीकिंग लोगों की है ना। हमें तो चाहिए नहीं हिंदी बोलने वाले, हमें तो गुजराती बोलने वाले चाहिए नहीं, हमें तो पंजाबी बोलने वाले चाहिए नहीं। अच्छा हुआ कि आज के युग में भगवान राम और भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए। अगर ये भगवान पैदा होते तो ये कहते साहब आप तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, आप तो हिंदी बोलने वाले हो,
अगर आप मराठी बोलोगे तो ही हमारे मंदिरों में आपकी पूजा हो पाएगी। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि अभी रिसेंटली पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम में हमारे कई लोग मारे गए, हमारे अपने लोग मारे गए। मारा किसने? पड़ोसी देश से कुछ दुश्मनों ने आकर के मार दिया। उन्होंने नहीं पूछा था कि आप मराठी बोल पाते हो, कि आप हिंदी बोल पाते हो, कि आप तमिलियन बोल पाते हो। उन्होंने तो सबको मार दिया, क्योंकि उनकी नजरों में तो आप भारतीय हो, लेकिन अपनी नजरों में आप भारतीय नहीं हो भैया। आप पहले हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, उसके बाद आप मराठी हो, उसके बाद आप गुजराती हो, उसके बाद आप तमिलियंस हो। कुछ तो शर्म करो साहब कि आप अपनी राजनीति के लिए देश के भाईचारे को तबाह करने में लगे हुए हो, क्योंकि आपने हजार हथकंडे अपना लिए, आपको कहीं पर सफलता मिल नहीं रही है, तो अब आपको लग रहा है कि ये अच्छा मुद्दा है, ये अच्छा मौका है, और इस मौके से हम चमक जाए। सामने बीएमसी का चुनाव है, हो सकता है आपको इसका फायदा मिल जाए। मराठी हिंदी का झगड़ा कराया जाए, मराठी अस्मिता का नाम लेकर के वोट बैंक बढ़ाया जाए, हो सकता है आप चुनाव जीत भी जाए। लेकिन जो आप देश के अंदर जहर बो रहे हैं ना, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उसका फल अच्छा नहीं होगा। आप अपने छोटे छोटे फायदों के लिए देश को मत बांटो। हकीकत है साहब कि ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी इतने बड़े युद्ध मचाए जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी पार्टी खुलकर के सामने नहीं आ रही है। हम सबको खुलकर के सामने आना चाहिए। हम सबको बोलना चाहिए कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, सभी भाषाएं हमारी अपनी हैं, हमें किसी भाषा से नफरत नहीं है। हाँ ठीक है, हमारी अलग अलग योग्यताएं हैं, हमारी अलग अलग क्षमताएं हैं, हम भाषा सीख पाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हम आपकी भाषा का सम्मान करते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों से गुजारिश है कि ये कोई आपके दुश्मन थोड़ी है, आपके भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, एक साथ रहते हैं। और आपको इनकी भाषाओं से इतनी तकलीफ है तो मत लीजिए सेवाएं, मत खरीदिए किसी गैर मराठी खोमचे वाले के यहाँ से कुछ सामान, मत यूज करिए गैर मराठी कंस्ट्रक्शन लेबर। इन मार पीट कर उनका वीडियो तो मत बनाइए। एक तो आप उन्हें मारते हो, फिर उनका वीडियो बनाते हो, वो वीडियो उनके घर तक जाते हैं। सोचो उनकी क्या कंडीशन होती है, उनके बच्चे देखते होंगे साहब। मतलब वो आदमी मुंबई में जाकर के चोरी तो नहीं कर रहा है, अपनी मेहनत से कमा रहा है। अगर आपको उसकी सेवाएं नहीं लेनी है तो मत लीजिए। मेरी तो मोदी जी से अपील है, अगर कोई पहुंचा सकता है तो पहुंचा देना कि साहब आप एक ट्वीट करिए, आप एक्शन लीजिए। इस देश में आपकी बड़ी इज्जत है, लोग आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। आपका एक निर्देश ये सभी घटनाएं रुकवा सकता है। राज्य सरकार से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के मंत्री खुद ही कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। उनकी अपनी मजबूरी है, उनको भी मराठी वोट बैंक चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री महोदय अगर आप चाहें तो ये सब घटनाएं एक बार में रुक सकती हैं। और मेरे मन से और शिवसेना वालों से भी एक अपील है, इस देश को देश रहने दीजिए, समाज को भाषा के आधार पर मत बांटिए।